नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो आज हम सेट नंबर 20 जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। आज 23 मार्च 2021 है और जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक के सारे करंट अफेयर जो है उनको डिस्कस करेंगे। और रोज जो है हम 10 क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करते हैं। तो एक बात यहाँ पर आज आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं पूछूंगा तो फटाफट से आपने खुद से जो है ना आंसर अपना खुद से स्कोर कर लेना है। फिर बाद में देखना है कि आप गलत थे या फिर सही थे। ओके, तो उसको मन में ही अज्यूम कर लेना। फिर बाद में जब टोटल 10 क्वेश्चन हो जाएंगे, फिर मुझे आप कमेंट बॉक्स में आप बताना कि आपके 10 में से कितने क्वेश्चन सही थे। ओके, तो इससे मुझे भी पता चलेगा कि आप कहाँ तक आप जो है पहुंच रहे हो, कि किस तरीके से आप तैयारी कर रहे हो और कितना आपको समझ आ रहा है। तो इसके बारे में भी मुझे बताया करें। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड शिनकुनला टनल इज 13.5 किलोमीटर लॉन्ग। इट विल कनेक्ट। तो एक 13.5 किलोमीटर लंबी एक शिनकुला टनल है जिसको कि यहाँ पर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल बोला गया है। ओके, तो मतलब बहुत ऊंचाई पर बनी हुई है ये। तो इसमें ये कौन से दो क्षेत्रों को आपस में जोड़ती है? ऑप्शन ए है लेह एंड श्रीनगर, ऑप्शन बी सिक्किम एंड नेपाल, ऑप्शन सी लद्दाख एंड लाहौल एंड स्पीति, ऑप्शन डी कुल्लू एंड मनाली। तो ये लाहौल एंड स्पीति एक ही रीजन है। ओके, तो एक ही रीजन को यहाँ पर दो हिस्सों में बांटा हुआ, इसको यहाँ पर इकट्ठे हम नाम लेते हैं इसका लाहौल एंड स्पीति। तो सही आंसर क्या है इसका? तो खुद से अज्यूम करें, चाहे एक पेपर पे लिख ले कि आपने ऑप्शन बी टिक किया जब ऑप्शन ए टिक किया, और फिर बाद में जब मैं अभी आंसर बताऊंगा तब आपको पता चल जाएगा वो सही है कि गलत है। तो इस तरीके से टोटल जब आप करेंगे 10 के 10 क्वेश्चंस का, तो उसके उसका कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि आपके कितने सही है आउट ऑफ 10। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, लद्दाख एंड लाहौल एंड स्पीति। लद्दाख वाला रीजन, लद्दाख अलग से यूनियन टेरिटरी बनाई गई है भारत सरकार के द्वारा। ओके, 5 अगस्त 2019 को ये अलग से यहाँ पर यूटी बनाई गई थी। जम्मू कश्मीर की यूटी अलग से बनाई गई थी। तो ये जो लाहौल एंड स्पीति वाला रीजन है ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ओके, तो ये वाला रीजन जो है तिब्बत के साथ बॉर्डर टच करता है, लाहौल एंड स्पीति वाला। और अगर मैं बात करूँ कुल्लू मनाली, ये दोनों के दोनों रीजन हिमाचल में पड़ते हैं। तो सिक्किम जो है भारत का राज्य है, नेपाल जो है अलग से कंट्री है। ओके, तो जो लेह की बात करें, श्रीनगर, अगर श्रीनगर की बात करें, तो जो कारगिल वाला रीजन है, जो लद्दाख डिस्ट्रिक्ट है, तो वहीं पर जो है कारगिल वाले रीजन के पास ले पड़ता है। ओके, और श्रीनगर जो है ये जम्मू कश्मीर यूटी का हिस्सा है। जो जम्मू कश्मीर यूटी उसकी ये कैपिटल भी है। ओके, तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। ऑप्शन ए सितंबर 25, ऑप्शन बी सितंबर 23, ऑप्शन सी सितंबर 29 एंड ऑप्शन डी सितंबर 24। तो सही आंसर क्या है? कौन से दिन को जो है हम इंटरनेशनल साइन लैंग्वेजेस डे ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जिन लोगों को जो सुन नहीं पाते अच्छे से, ओके, तो उनको फिर साइन लैंग्वेजेस में उनको बताया जाता है कि आप देखो, जैसे भी हाथ से जिस तरीके से भी साइंस बनाए जाते हैं, तो क्या आप समझो, ओके, कि हम क्या सिखा रहे हैं। तो अभी इस डे को कौन से दिन के ऊपर ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये है ऑप्शन बी, सितंबर 23। ओके, सितंबर 23 जो है वो इसका सही आंसर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर, ISLRTC, एन ऑटोनॉमस बॉडी अंडर। तो ये एक तरह की ऑटोनॉमस बॉडी, स्वचालित बॉडी है। बहुत सारे जो फैसले हैं इंपॉर्टेंट ये खुद ही लेती है, खुद ही इनकी मीटिंग बैठती है, खुद से डिसीजन लेते हैं, खुद से जो है आगे फॉरवर्ड इस रिसर्च जो ट्रेनिंग है इसको आगे फॉरवर्ड करते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ फंडिंग आती है सरकार की ओर से। तो इस ये जो अदारा है, ये जो बॉडी है, ये कौन से मंत्रालय के तहत काम करती है? ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, ऑप्शन सी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो क्या लगता है क्या सही आंसर होगा? क्या जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है? ओके, तो क्या सही आंसर है? शायद अगर आपने अज्यूम कर लिया तो मैं आंसर बता रहा हूं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो जब भी ऐसी बात आएगा तो यहाँ पे ये सोशल जस्टिस हम प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इस तरीके की कोई रिसर्च हम कर रहे हैं जिससे कि कोई ऐसे लोग जो डिसेबल्ड हैं, जिनको सही से सुन नहीं रहा, ओके, या फिर इसके अलावा कुछ ऐसे डिसेबल्ड भी हैं जो सही से चल नहीं सकते, कुछ ऐसे भी हैं जिनको अच्छे से दिखता नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो सही से बोल नहीं सकते। ओके, तो अभी ये सब चीजें जो है ना, यहाँ पर एक तरीके का जस्टिस नहीं है उनके साथ। ओके, तो ये सोशल जस्टिस वाला और एम्पावरमेंट वाला जो मंत्रालय है ना, इन सभी मुद्दों पर यही काम करेगा। तो अभी देखो, जो लोग चल नहीं सकते तो उनको व्हील चेयर्स प्रोवाइड करनी है, या फिर गवर्नमेंट भी एक अप्रोच लगाकर चल रही है कि जितनी भी सरकारी बिल्डिंग्स हैं, पब्लिक ऑफिसेस है, तो वहां पर हम इस तरीके से उन बिल्डिंग्स को कन्वर्ट कर रहे हैं, ताकि जो
जो लोग आसानी से चल नहीं पाते हैं, जिनको यहाँ पर व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, तो वो आसानी से किसी भी ऑफिस तक अप्रोच कर सके। जैसे आप हॉस्पिटल में नहीं देखते, हॉस्पिटल में जैसे स्ट्रेचर जाता है तो वहां पर सिर्फ एक स्लैब जैसे बनाया होता है कि जो कि आसानी से जितने भी फ्लोर पर आपने जाना है, आपको स्टेयर से जाने की जरूरत नहीं है, आपको लिफ्ट से जाने की जरूरत नहीं है, आप सीधे जो यहाँ पर रैंप जैसे बना होता है, तो वहां पर टर्न करके जो है आप जितने मर्जी फ्लोर तक पहुंच जाओ। बिल्कुल यही इसी तरीके से सरकार भी चाह रही है कि जो व्हील चेयर पे लोग आए हैं तो वो अच्छे तरीके से जो है पब्लिक ऑफिस को जो है अप्रोच कर सके। तो इस तरीके से भी यहाँ पर काम चल रहा है, लेकिन अभी ये काम अच्छे तरीके से हो नहीं पा रहा। ओके, तो अभी जिस तरीके से सरकार चाह रही है उस तरीके से अभी तक ये डेवलपमेंट नहीं हुई है। ओके, तो ये जो ऑप्शन सी जो है यही सही आंसर होगा। जब भी इन चारों में से कोई भी मुद्दा आपके सामने आए तो इस बात का आप ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 14। इंडियन नेवी कंडक्ट्स पैसेज एक्सरसाइज, जिसका शॉर्ट फॉर्म में हम नाम लेते हैं पैसेक्स, इन ईस्ट इंडियन ओशियन विद। तो किसके साथ जो है इसको ईस्ट इंडियन ओशियन में, ये वाली जो पैसेज एक्सरसाइज है, ये भारत की जो इंडियन नेवी है इसने कंडक्ट की है 2020 में। तो ऑप्शन ए है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी, ऑप्शन बी यूएस नेवी, ऑप्शन सी बांग्लादेश नेवी, ऑप्शन डी साउथ अफ्रीकन नेवी। तो क्या आंसर सही है इसका? तो हर साल जो है ना ये एक्सरसाइज हर साल करती है इंडियन नेवी, लेकिन हर साल यहाँ पर जो हमारे जो फॉरेन फ्रेंडली कंट्रीज है ना, तो यहाँ पर ये चेंज होता है। तो ये जो इस साल 2020 में जिसके साथ की है, तो वो कौन सा देश है, वो कौन सी नेवी है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी। तो इसके साथ जो है ईस्ट इंडियन ओशियन में इंडियन नेवी ने ये पैसेज एक्सरसाइज जो है ये कंडक्ट की है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखें। तो ये हर साल नया चेहरा आएगा, हर साल ऐसा नहीं है कि हर साल पैसेज एक्सरसाइज जो है वो एक ही कंट्री के साथ होती रहेगी इंडियन नेवी की। तो इस बात को भी थोड़ा ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 15। द लोकसभा हैज पास द J&K ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल 2020। Which of the following language has not included as the official language of the newly created Union Territory of Jammu and Kashmir? तो हाल ही में 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों को अलग अलग किया गया, दोनों को यूटीज बनाया गया। जो लद्दाख है, ओके, तो उसका वो जो यहाँ पर विदाउट असेंबली जो है यूटी है। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो वो विद असेंबली यूटी, जैसे दिल्ली की यूटी है ना। तो दिल्ली में देखो, दिल्ली है तो यूनियन टेरिटरी, लेकिन वहां पर अरविंद केजरीवाल की सरकार भी काम करती है, 70 सीटें हैं वहां पर असेंबली की। बिल्कुल उसी तरीके से जो जम्मू और कश्मीर की यूटी है, ओके, तो वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ही काम करेगी, लेकिन वहां पर भी असेंबली है। ओके, तो वहां पर भी सरकार बनती है। अभी तक हालांकि अभी तक कोई इलेक्शन जो है अभी तक नहीं हुआ है वहां पर सरकार बनाने के लिए। ओके, तो फ्यूचर में होगा इलेक्शन वहां पर भी, तो वहां पर भी सीएम बैठेगा, यूनियन टेरिटरी जो जम्मू कश्मीर के वहां पर। तो अभी ये लोकसभा ने एक बिल पास किया, जम्मू कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेजेस बिल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जो नीचे ऑप्शंस हैं उनमें से यहाँ पर कौन सी लैंग्वेजेस को इंक्लूड नहीं किया गया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी। ओके, ऑप्शन ए है डोगरी, ऑप्शन बी है हिंदी, ऑप्शन सी है कश्मीरी, ऑप्शन डी है पंजाबी। ओके, तो कौन सा यहाँ पर आंसर सही है? तो अगर मैं बताऊं डोगरी, तो डोगरी वाला रीजन जितना जम्मू वाला रीजन है ना, जैसे उधमपुर हो गया, चाहे जम्मू हो गया, कटरा हो गया, ओके, कठुआ हो गया, तो ये सभी वाला रीजन जो है यहाँ पर डोगरे लोग ज्यादा पाए जाते हैं। तो डोगरी यहाँ पर जो है जुबान बोली जाती है। ओके, तो डोगरी होगी या नहीं होगी ये आप सोचें। ओके, और इसके अलावा अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी, अगर डोगरी वहां पर रह रहे हैं तो यहाँ पर संस्कृत में भी वो यहाँ पर पढ़ते हैं, तो हिंदी वाली देवनागरी लिपि ही वो यूज करते हैं डोगरी लिखने के लिए भी। तो क्या हिंदी होगी या नहीं होगी? अगर मैं कश्मीरी की बात करें तो पूरा का पूरा कश्मीर रीजन जो है, ओके, तो वहां पर कश्मीरी में ही लोग बात करते हैं। ओके, तो कश्मीरी जो है ना, डोगरे वाले लोग यहाँ पर कश्मीरी समझना उनके लिए टफ है। ओके, लेकिन कश्मीरियों के लिए डोगरी समझनी आसान है। ओके, तो बिल्कुल डोगरी जो है, पंजाबी जो है, बिल्कुल सिमिलर ये लैंग्वेजेस यहाँ पर होती हैं। कुछ ज्यादा फर्क नहीं रहता है, लेकिन जो लहजा होता है बोलना उसमें फर्क रहता है, चाहे आप डोगरी बोल रहे हैं चाहे आप पंजाबी बोल रहे हैं। तो अभी मुझे बताएं, आपको क्या लगा? मैंने इतनी बातें बताई हैं, तो कौन सी लैंग्वेज जो है आपको लग रही है जो कि अभी इंक्लूड नहीं की गई है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर? तो सही आंसर क्या है इसका? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, पंजाबी। ओके, तो पंजाबी लैंग्वेज को नई यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर में यहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 16। विजिटिंग एडवांस्ड जॉइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में वज्र फैकल्टी स्कीम भी हम कहते हैं, हैज बीन लॉन्च्ड बाय। तो किसके द्वारा ये फैकल्टी स्कीम जो है लॉन्च की गई है? तो ऑप्शन ए है राष्ट्रीय कामधेनु आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ऑप्शन डी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो किसके द्वारा ये जो वज्र फैकल्टी स्कीम है ये लॉन्च की गई? थोड़ा सा समझे कि यहाँ पर फैकल्टी वर्ड यूज किया गया है।
तो क्या आंसर होगा इसका, खुद से अंदाजा लगाएं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड। तो यहाँ पर क्या है, स्कीम के तहत हम चाह रहे हैं कि बाहर के जो लोग हैं वो इंडिया में आए, इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, तो वहां पर आके रिसर्च करें, ओके, साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से चाहे एनआरआई हो, चाहे ओवरसीज जो इंडियन रह रहे वो हो, तो कोई भी आए यहाँ पर इंडिया में आए जो इंडिया की अलग अलग यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर रिसर्च ओरिएंटेड जो है ना काम किया जाए। तो अभी इसको लॉन्च किया गया है साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के द्वारा। ओके, तो जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ये किसके लिए बनाया गया है? ओके, तो ये बनाया गया है कि जो हमारे यहाँ की जो इंडिजिनियसली जो कॉज है ना, ओके, जो देसी गायें, तो अभी उनको कैसे आगे डेवलप किया जाए, उनके जितने भी हमें फीचर मिलते हैं, ओके, जो पुरानों में लिखे हैं, तो जो अभी भी प्रैक्टिकल मायने में बिल्कुल सही रहते हैं, तो उनको कैसे प्रमोट किया जाए आगे। ओके, तो इसके चलते यहाँ पर राष्ट्रीय कामधेनु आयोग बनाया गया। नीति आयोग का काम क्या है, यहाँ पर प्लानिंग करना इसका काम है। तो पहले इसका नाम भी प्लानिंग कमीशन ही था, 1950 में बनाया गया था इसको एज ए प्लानिंग कमीशन, लेकिन 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदल के नीति आयोग रख दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो यहाँ पर सभी राज्य इकट्ठे होते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं भारत सरकार के साथ, और कोशिश करते हैं कि सही तरीके से जो फेडरलिज्म का कंसेप्ट है उसको फॉलो करके चले और सबको यहाँ पर सहयोग देके चले। तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसका काम क्या है? इसका काम होता है वेदर फोरकास्टिंग करना, मौसम का हाल बताना, ओके, मौसम कैसा रहेगा, बारिश आएगी या नहीं आएगी। ओके, तो इस तरीके से आप जो ये सारा काम जो है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से किया जाता है। आगे है क्वेश्चन नंबर 70। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर बात करें साइनोबैक्टीरिया आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स कॉमन इन वाटर एंड समटाइम्स फाउंड इन सॉइल। तो एक साइनोबैक्टीरिया नाम का एक माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पर जब वर्ड यूज करेंगे माइक्रोस्कोपिक, कहने का मतलब जो माइक्रोस्कोप की मदद से ही आप देख पाएंगे जिस जिस बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर ये आमतौर पर ज्यादातर वाटर में, पानी में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये मिट्टी पे भी मिला जो है पाया जाता है। ड्यू टू विच मोर देन 300 एलिफेंट्स हैज बीन डाइड इन ए कंट्री। तो एक देश में इसी साइनोबैक्टीरिया के चलते जो है पानी दूषित हो गया, जिसके चलते 300 से ज्यादा हाथियों की मौत होगी एक कंट्री में। तो वो कंट्री कौन सी है? ओके, तो ऑप्शन ए है शाद, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी बोत्सवाना, ऑप्शन डी जॉर्जिया। तो सही आंसर क्या है इसका? तो क्या है सही आंसर? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोत्सवाना। तो बोत्सवाना ये कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है, इसके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और इसके बारे में बताएं जो ऑप्शन ए है शाद, तो ये भी कौन से कॉन्टिनेंट की कंट्री है? पाकिस्तान को तो आपको पता ही है, पड़ोसी मुल्क है। और जॉर्जिया कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है और कौन कौन से मुल्कों के साथ इसका बॉर्डर रहता है, इसके बारे में भी बताएं। तो एक कंट्री ऐसी भी है जिसका अभी जो है युद्ध हुआ है किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो उसके साथ भी इसका बॉर्डर है जॉर्जिया का। तो वो कौन सी कंट्री है? आगे है क्वेश्चन नंबर 18, ब्रोक्लोसिस। ओके, ब्रोक्लोसिस इज ए बैक्टीरियल डिजीज दैट मेनली इन्फेक्ट्स। तो ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है। तो याद रखें जहां पर वर्ड यूज किया गया है बैक्टीरियल, तो वहां पर वो बैक्टीरिया लेके चले। अगर वायरस यूज किया मतलब वायरल वर्ड यूज किया मतलब कि वो इस तरीके का वायरस भी हो सकता है। तो इन दोनों में फर्क रहता है, वायरस और बैक्टीरिया में, ध्यान रखें। तो अभी यहाँ पर मेनली किनको इन्फेक्ट करता है ये वाला डिजीज? ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी बैट, ऑप्शन सी फ्रॉग, ऑप्शन डी ह्यूमन बीइंग। तो इसका सही आंसर क्या है? तो जो ब्रुसेलोसिस जो डिजीज है वो इन्फेक्ट करता है कैटल्स को। तो इसके अलावा अगर गोट हो गई, अगर शीप हो गई, ओके, भेड़ बकरियां, ओके, गायें, पशु, इन सबको ये जो है इफेक्ट करता है। और अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की, इसको तब इम्पैक्ट करेगा ये जब, अगर ये ह्यूमन बीइंग जो है ना, अगर किसी भी तरह के जानवर को कंज्यूम कर रहा है, चाहे कोई कुत्ता है, चाहे कोई यहाँ पर बकरी है, चाहे भेड़ है, ओके, या फिर किसी भी इन प्रकार के जानवरों का मांस खा रहा है, तो तब जो है यहाँ पर डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकता है ह्यूमन बीइंग भी। लेकिन वैसे अगर हम बात करें तो इनडायरेक्ट किसी तरीके का कांटेक्ट जो है ये ह्यूमन बीइंग के ऊपर ट्रांसफर नहीं हो सकता इस बैक्टीरिया का। ओके, तो ये थोड़ी बातें हैं, ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, बोंडा ट्राइब एंड दिदाई ट्राइब आर क्लासिफाइड एज particularly vulnerable tribal groups. These tribal groups can be found in ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो बोंडा ट्राइब और दिदाई ट्राइब, तो ये ट्राइबल ग्रुप्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, तो अभी इनको ना एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स की कैटेगरी में डाला गया है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीवीटीजी। ओके, तो अभी क्वेश्चन यही है कि कौन से राज्यों में ये ट्राइबल ग्रुप्स जो है आपको मिल सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन
ऑप्शन सी ओडिशा। और अगर हम बात करें इस पीवीटीजी की, तो इसका मतलब क्या है? देखो, ये भारत सरकार के द्वारा एक अलग से ग्रुप बनाया गया जिसमें ऐसे ऐसे ट्राइबल ग्रुप को शामिल किया गया है जिनकी की इकोनॉमिक लेवल पर कोई तरक्की नहीं हुई है और जिनकी आबादी भी जो है ना वो लगातार कम होती जा रही है। बहुत कम आबादी जो है इन ट्राइबल ग्रुप्स की रह चुकी है। तो इन सभी ट्राइबल ग्रुप्स को एक अलग से ग्रुप में रखा गया जिसको नाम दिया गया है पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। ओके, तो यहाँ पर इस वर्ड से ही आपको पता चल जाएगा कि इनकी आबादी जो है विलुप्त होती जा रही है, तो इनको कंट्रोल करना है, इनको सही करना है। तो अभी अलग से ग्रुप बनाकर इनको पर्टिकुलरली जो है फोकस किया जाएगा कि इनकी आबादी जो है थोड़ी बढ़े और आने वाले समय में सर्वाइव करें। जो भी इनको अपॉर्चुनिटीज जितनी दे सके वो हमें इनको दे। तो अभी आपको मुझे जो कमेंट बॉक्स में आंसर करना है वो ये है कि भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर ये जो पीवीटीजी ग्रुप के यहाँ पर जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं तो उनके सबसे ज्यादा नंबर निकल कर आ रहे हैं। ओके, तो ये जो ग्रुप बनाए गए हैं ये वाली पीवीटीजी, तो इस लिस्ट में कौन सा राज्य ऐसा है जिनकी सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो है वो यहाँ पर इस ग्रुप में है? और जो सबसे कम वाला भी राज्य है ना उसका भी आंसर दें। और टोटल पूरे भारत में कितनी यहाँ पर जो है ट्राइबल ग्रुप्स हैं जिनको ऐड किया गया है पीवीटीजी में, तो इसका भी मुझे आंसर दे कमेंट बॉक्स में। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको भी ओवरव्यू हो जाएगा। और अभी लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इंटरनेशनल डे ऑफ पीस ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन, तो कौन से दिन को जो है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो हम सेलिब्रेट करते हैं? तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सितंबर 8, सितंबर 11, सितंबर 21, सितंबर 26। तो सही आंसर चूज करें, गेस लगाएं, ये आंसर होगा इसका सही। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सितंबर 21। तो अभी आप जो है ना पूरा का पूरा आपने पूरा का पूरा क्वेश्चंस देख लिए 11 से लेकर 20 तक। और देखो आपके कितने मार्क्स बने, आपके कितने सही रहे और कितने गलत रहे, तो उससे क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में अभी आंसर करें। ओके, कि आप जो है आपके कितने मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 10। ओके, तो मुझे भी पता चले कि कितनी स्टडी आप कर रहे हो, किस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो। तो कैसा लगा लेक्चर, फीडबैक दें अपना, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इस लेक्चर को, लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।